हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में आज आप लोगों को मैं क्लास 12 का एक लेसन प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन मैं स्टार्ट करूंगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, ये लेसन है क्लास 12 का। इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में मैं इसको पूरी तरह से कवर करूंगा आप लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है इसको क्लियर करिए आप लोग। प्रिज्म क्या होता है, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कहलाता है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। देखिए ये प्रिज्म होता है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ ये है, एक समतल पृष्ठ ये है। इन दोनों को किसी कोण पर झुका दीजिए। इन दोनों को किसी कोण पर झुकाएंगे अगर आप, तो जो है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा, दो समतल पृष्ठों से, दोनों समतल पृष्ठों को किसी कोण पर झुकाइए और घिरा एक पारदर्शी माध्यम, मतलब आर पार दिखाई देना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं साथियों, इसी को हम प्रिज्म कहते हैं। ये आपका प्रिज्म हो गया, ठीक है। ये प्रिज्म हो गया। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। दोनों पृष्ठों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, दोनों पृष्ठों के बीच बने कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ये आपका क्या है, ये प्रिज्म कोण है। और प्रिज्म कोण को हम ए से डिनोट करते हैं। ये आपका प्रिज्म कोण है, ठीक है। और दोनों पृष्ठों को, ये जो दोनों पृष्ठ हैं, इन दोनों पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये साथियों क्या है, ये अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। दोनों पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण ये कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ हैं और दोनों किसी कोण पर लाके झुका दीजिए, है ना। इन दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, आर पार क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिज्म। दोनों पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण ये कहते हैं और दोनों पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब समझिए, ये तो हो गया प्रिज्म किसे कहते हैं। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसको समझिएगा आप लोग। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मैं इसी में आपका क्लियर करता हूँ। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, तो ये आपका ये प्रिज्म है। यहाँ से ये दोनों पृष्ठ हैं प्रिज्म के, दोनों पृष्ठों पर हम क्या करते हैं, दोनों पृष्ठों पर हम अभिलंब खींचते हैं साथियों। एक अभिलंब आपका ये हो गया और इस पृष्ठ पर भी एक अभिलंब खींचते हैं, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन
प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की बात हो रही है। जब भी अपवर्तन की बात होती है तो अपवर्तन का मतलब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण को जाने के लिए हमको ये पता करना पड़ता है कि अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब के पास जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो दोनों पृष्ठों पर हमने क्या किया, अभिलंब पहले खींचा कि ताकि हमें पता चले प्रकाश किरण जो आएगी वो कहाँ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक अभिलंब ये है, एक अभिलंब ये है। इस पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचा गया, इस पृष्ठ पर भी एक अभिलंब खींचा गया। अभिलंब का मतलब होता है कि ये पृष्ठ के साथ 90 अंश कोण बनाएगा, ये पृष्ठ के साथ 90 अंश कोण बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई प्रकाश किरण जा रही है, कोई प्रकाश किरण जा रही है साथियों। ये प्रकाश किरण जो जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। आपका आपतित किरण है। आपतित किरण का मतलब जो प्रकाश किरण जाती है उसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जब एक माध्यम से दूसरे के माध्यम पहुँचेगी तो आप समझ सकते हैं कि बाहर का माध्यम क्या है। बाहर का माध्यम एक तरह से हवा है। बाहर का माध्यम हवा मतलब एक तरह से विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है। बाहर की तरफ हवा है। विरल माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है कांच में। कांच का मतलब ये क्या है, अंदर कांच है। कांच का मतलब ये सघन माध्यम है। कांच का मतलब क्या है, सघन माध्यम। ये अंदर कांच में प्रकाश किरण जा रही है। कांच का मतलब क्या है, ये सघन माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, कांच में जा रही है। जब विरल से सघन में जाएगी तो आपको पता है विरल सघन में जब जाती है तो अभिलंब की ओर प्रकाश किरण झुकती है। अभिलंब की ओर झुकती है। प्रकाश किरण का देखिए रास्ता ये है, ध्यान समझिएगा। इस प्रकाश किरण का रास्ता ये है ना, इस प्रकाश किरण का रास्ता ये है साथी। और ये जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक गई, ये झुक गई, इधर मुड़ गई। अभिलंब की ओर झुकी हुई प्रकाश किरण ये लगातार जाएगी जाएगी जाएगी, तब तक जाएगी जब तक इसका माध्यम सेम रहेगा। तो ये सीधा जाएगी क्योंकि कांच में ही जा रही है। अपने रास्ते से मुड़ गई, घूम गई। क्यों घूम गई, क्योंकि ये विरल से सघन में गई थी। सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई। तो जो प्रकाश किरण दूसरे के माध्यम प्रवेश करती है इसको क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है। जो दूसरे माध्यम प्रवेश करती है इसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण। तो ये आपका अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। इसको आप कह सकते हैं कि सर ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण का मतलब जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और यही अपवर्तित किरण जब बाहर निकलेगी तो बाहर क्या है, हवा है। हवा मतलब विरल माध्यम है। और विरल माध्यम में जब पहुँचेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना। इसका रास्ता तो ये है ना, लेकिन इधर न जा कर के अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अभिलंब से दूर हट गई, ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाती है। और जो प्रकाश किरण जो है प्रिज्म से जब बाहर निकलती है तो इस प्रकाश किरण को हम कहते हैं निर्गत किरण कहते हैं। आपका क्या है, निर्गत किरण। ये निर्गत किरण साथी, निर्गत किरण, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये आपकी आपतित किरण थी। आपतित किरण ये है, और निर्गत किरण ये। निर्गत किरण को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये इस तरह से आएगी। और निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है इसको हम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण का मतलब हो जाता है ये विचलन कोण जिसको हम कहते हैं डेल्टा एम। ये आपका विचलन कोण है। इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। ध्यान समझिएगा, ये जो कोण बना है इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण मतलब डेल्टा या डेल्टा एम इसको लिख सकते हैं, डेल्टा एम विचलन कोण आपका, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये बाहर निकली निर्गत किरण। आपतित किरण निर्गत किरण के बीच का जो कोण बना उसको विचलन कोण आप कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, आप सभी लोगों को पता है। ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ये भी अपवर्तित किरण या अभिलंब है, इसके बीच के कोण को अपवर्तन कोण आर कहेंगे। तो इसको आप आर डैश मान लीजिए। सर ये आर है तो इसको आर डैश कुछ और मान लीजिए, आर डैश मान लीजिए। आर ये भी होगा, आर ये भी होगा क्योंकि ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं। जो प्रकाश किरण बाहर निकलती है उसको निर्गत किरण कहते हैं। और आपको पता है बाहर जो कोण बना है इधर आई, तो इधर भी कोण आई बनेगा क्योंकि इधर भी क्या है, इधर भी आपका विरल माध्यम ही है। और विरल माध्यम का मतलब इधर क्या है, हवा है। हवा मतलब विरल माध्यम है क्योंकि बाहर हवा है और अंदर क्या है, कांच। जब फिर हवा में पहुँचेंगे तो फिर उतरे कोण बनेगा क्योंकि इधर कोण आई बना है तो इधर भी कोण आई बनेगा क्योंकि सेम मीडियम में सेम कोण बनेगा। तो इसको हम आई डैश मान लेते हैं। कौन सा कोण हो गया, आई डैश, ठीक है। तो ये है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला। आप क्या बोलते हैं, फिगर। अब हम लोग इस फिगर से इसका फार्मूला निकालेंगे। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन इस तरह से होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन,
प्रकाश का अपवर्तन ये आपका है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का ये जो फिगर है। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फिगर हो गया। अब आप लोग पढ़ें क्या, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, इसी से हम सूत्र निकालेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये आपका ये हो गया, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये हो गया, ये आपका फिगर हो गया, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फिगर हो गया। लेकिन अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हमको निकालना है, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निकालना है तो आपको पता है अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। ये फार्मूला होता है, आप सभी लोगों को पता है। स्नेल के नियम से प्रकाश का जो अपवर्तन का जो लेसन था उसमें आप लोगों को मैं बताया हूँ कि n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निकालना है तो n बराबर साइन आई, मतलब इस फिगर से आपको आई निकालना है और इसी फिगर से r का मान निकालना। आई और r का मान अगर आप निकाल लेते हैं तो इसमें ला के रख दीजिए, इस सूत्र में रख दीजिए, जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियम का ये फार्मूला है, ठीक है। स्नेल का नियम, ये स्नेल के नियम का फार्मूला है। इसी फार्मूले में स्नेल के नियम में ला करके हम रख देंगे और डेरिवेशन हमें अपवर्तनांक का फार्मूला मिल जाएगा। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के फार्मूले में अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। आई और r का मान इस पूरे फिगर से निकालना है, ठीक है। चलिए इस पूरे फिगर से आई और r का मान निकालते हैं। अगर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पूछेगा तो फिगर बनाइएगा। इसमें आपकी आपतित किरण है, जो दूसरे माध्यम जाएगी अपवर्तित किरण है, और जो बाहर निकलेगी उसको निर्गत किरण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण आई कहेंगे। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को अपवर्तन कोण आर कहेंगे। ये भी अपवर्तित किरण अभिलंब है तो इसके बीच कोण को अपवर्तन कोण आर ही कहेंगे, लेकिन आर डैश इसको मान लीजिएगा, कुछ अलग मानिएगा। और ये आई है बाहर हवा में जो है ना, ये बाहर है, बाहर अगर इधर आपका आई है तो इधर भी क्या हो जाएगा आई, इसको आई डैश मान लेंगे, ठीक है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण को जो है ये आपतन कोण आई ही मानेंगे और ये आई डैश हो जाए। क्यों? क्योंकि बाहर हवा में जो कोण इधर आई है तो इधर भी बाहर है, इधर भी हवा आई है तो इधर भी कोण आई ही बनेगा, आई डैश। ये आपका आपतित किरण है, ये आपका निर्गत किरण है, इसके बीच का जो कोण बना है इसको हम विचरण कोण कहेंगे, विचरण कोण डेल्टा एम, ठीक है। चलिए हम आई और आर का मान निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि ये जो है ये है कोण ये है, ठीक है। और इसको मान लीजिए आपका P मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप इस पॉइंट को मान लीजिए Q मान लीजिए, और इसको मान लीजिए R मान लीजिए, और इस पॉइंट को मान लीजिए M मान लीजिए, है ना। अब आपको क्या करना है, आई और R का मान निकाल के इसमें ला के रखना है। तो आई और R का मान के निकालने के लिए सबसे पहले आप चतुर्भुज ले लेंगे, ध्यान समझिएगा। चतुर्भुज इसमें ले लीजिए क्या, चतुर्भुज जो आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में, उस चतुर्भुज को लेकर के पहले आप सॉल्व करेंगे। चतुर्भुज क्या है वो ध्यान समझिए आप। इसमें पूरा चतुर्भुज क्या है तो आप कह सकते हैं ए पी क्यू आर। चतुर्भुज आपका हो गया ए पी क्यू आर में। इस चतुर्भुज में यह कोण ये है साथियों, ध्यान समझिएगा, ये कोण ये है प्लस ये कोण। देखिए अब चतुर्भुज की मैं बात किया हूँ, अंदर आप एकदम न देखें कि अंदर क्या है, अंदर आपको नहीं देखना है, चतुर्भुज ही देखना है, ए पी क्यू आर ही देखना है, अंदर हम आपको नहीं दिखाएं क्या है। बस आप देखिए कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, यही चारों भुजा आपको देखना है, अंदर मत देखिए। ये कोण ये है तो आप बताइए इस पृष्ठ पर डाला गया लंब है, पृष्ठ पर डाला गया लंब अभिलंब होता है, ये कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कोण ये तो ठीक है, प्रिज्म कोण ये है, लेकिन P पर जो कोण बनेगा ये जो है लंब इस पर डाला गया है तो ये कोण 90 डिग्री बनेगा, हो गया 90 डिग्री प्लस इस कोण का मान नहीं पता है तो इसको बोलिए पी क्यू आर, ये जाएगा कोण पी क्यू आर प्लस ये वाला कोण कितना होगा तो आप कह सकते हैं सर इस पृष्ठ पर भी एक लंब डाला गया है तो पृष्ठ पर डाला गया लंब ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो यहाँ पर आर पे भी जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। और चारों कोणों का योगफल आपको पता है कितना होता है
360 होता है, 360 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना है तो कोण पी क्यू आर बराबर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 360 माइनस, इधर लेते आइए तो आपका हो जाएगा 90 90 हो जाएगा 180, इधर माइनस हो जाएगा और माइनस कोण ए इधर हो जाएगा, कोण ए माइनस कोण ए। ठीक है, तो यहाँ से कोण पी क्यू आर का जो मान मिला वो मिला कितना, 180 घट जाएगा तो हो जाएगा 180 माइनस कोण ए। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, समीकरण 1 तक एक चतुर्भुज लिया गया और उस चतुर्भुज की सहायता से आपको समीकरण 1 मिल गया है। ठीक है साथी, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, ध्यान समझिएगा। अब आगे देखिए, चतुर्भुज में ए पी क्यू आर ले लिया, अब इसमें त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज आपका पी क्यू आर, त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर में। इस त्रिभुज में क्या आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज में दिख रहा है आर प्लस आर डैश, है ना, प्लस ये वाला कोण क्या है पी क्यू आर है, तो लिख सकते हैं प्लस कोण पी क्यू आर। ये तीनों कितना है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो आप कह सकते हैं कि आर आर डैश और है ये वाला कोण पी क्यू आर, ये तीनों को जोड़ देंगे 180 के बराबर होगा। यहाँ से आप निकालिए कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण आर और माइनस आर डैश, है ना, ये दोनों हो जाएगा आर माइनस आर डैश, दोनों के दोनों उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक बात लिखूँगा आपका, क्या, अल्पतम विचलन कोण के लिए, अल्पतम विचलन कोण के लिए क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण के लिए मैं बताऊं तो जो आई होता है वो आई डैश के बराबर होता है और जो आर होता है वो बराबर होता है आर डैश के बराबर होता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिए। अल्पतम विचलन कोण के लिए आई आई डैश के बराबर और आर आर डैश के बराबर होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से जाएगा कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस, ये हो जाएगा आर माइनस आर डैश के प्लेस पे आर लिखेंगे तो यह कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस आर आर हो जाएगा आपका 2r। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अल्पतम विचलन कोण के लिए आई आई डैश के बराबर आर आर डैश के बराबर, जहाँ आर डैश है वहाँ मैं आर लिख दिया क्योंकि आर आर डैश के बराबर होता है, तो यहाँ से 2r हो गया ये, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे समझिए आप, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देखिए समीकरण 1 में पी क्यू आर है, यहाँ भी पी क्यू आर है, तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम हल कर दें तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप देखें तो दोनों का एक साइड बराबर है, ये वाला साइड बराबर है तो ये भी साइड बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं कि 180 माइनस 2r बराबर इसके हो जाएगा किसके, 180 माइनस कोण 1, है ना, दोनों का एक साइड बराबर था तो दूसरी की साइड क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ से आपका 180 से 180 जो घट सकता है, तो यहाँ से माइनस 2r बराबर माइनस कोण a, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, तो ये r बराबर मिल गया कोण a/2, r का मान मिला कोण a/2। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक, r बराबर कोण a/2 समझ में आया होगा यहाँ तक। r बराबर a/2 हो गया, तो यहाँ से r का मान मिल गया a/2। अब आगे समझिए आप लोग, r का मान जब a/2 मिल गया तो अभी हमको चाहिए किसका मान, i का मान चाहिए। देखिए r का मान मिल गया, r का मान यहाँ पर रख देंगे, i का मान अभी चाहिए। i के मान के लिए अभी आपको एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला त्रिभुज, इसको आपको अभी सॉल्व करना है। ठीक है, इस वाले को हमने हल किया और इस चतुर्भुज को लेके हल किया और ये भी ये बचा है। ठीक है, तो उस त्रिभुज को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिखाई देना चाहिए, चलिए ठीक। अब यहाँ से हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये वाला लेते हैं, ये वाला त्रिभुज PMR में। इस त्रिभुज में देखिए ध्यान से, PMR में
ध्यान से अगर आप समझें तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण कौन सा है, बहिष्कोण है। ये कोण कौन सा है, बहिष्कोण है। किसी त्रिभुज का अगर एक भुजा आगे बढ़ा करके कोण जो बनाया जाता है तो इसको बहिष्कोण कहते हैं। इस त्रिभुज में आप लिख सकते हैं बहिष्कोण। इस त्रिभुज में बहिष्कोण, बहिष्कोण कौन है, बहिष्कोण आपका है डेल्टा एम। और किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने से दूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है, जैसे मान के लिए आपका त्रिभुज है और इस त्रिभुज के इस कोण को, ये वाला कोण क्या कहेंगे, बहिष्कोण कहेंगे। तो जो बहिष्कोण है अगर ये 90 है तो आप कह सकते हैं कि ये सर 45 होगा, ये भी 45 हो सकता है, या फिर ये वाला 50 होगा तो ये वाला कितना होगा, 40 हो सकता है। मतलब ये अगर 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम बराबर होगा इस वाले कोण के और इस वाले कोण के, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा बहिष्कोण। डेल्टा एम का मान दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा एम बराबर होगा इस वाले कोण के इस कोण का मान अगर निकालें तो क्या होगा बताइए। देखिए ये आई है तो इसके सामने ये भी आई होगा, ये पूरा आई होगा, ध्यान समझिएगा, ये भी पूरा आई होगा, ये पूरा आई होगा। हमें चाहिए इसका मान चाहिए। तो क्या करेंगे आप, आई में से आर को घटा देंगे तो हो जाएगा आपका आई माइनस आर। ठीक है, ये वाला कोण हो गया, मैंने इसका मान निकाल लिया। ये आई है तो इसके सामने ये भी आई होगा, क्योंकि आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होता है, तो वही आ। तो यहाँ पर ये आई है तो इसके सामने ये भी आई होगा, और इस आई में से, पूरे आई में से आर को निकाल लेंगे तो ये कोण बच जाएगा। ठीक है, तो आई माइनस आर प्लस इसका मान निकालिए। ये देखिए ये आपका इसका मान निकालना है, तो ये आपका आई है तो इसके सामने ये वाला भी क्या होगा, आई होगा, ये पूरा आई होगा। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी पूरा आई होगा, ये पूरा यहाँ तक आई होगा, आई डैश होगा, ये आई डैश है तो ये भी आई डैश होगा। और इस आई डैश में से आप आर डैश को निकाल दीजिए तो ये वाला कोण आपको मिल जाएगा, ये कितना है। ठीक है, ये वाला कोण आपको चाहिए कि ये कितना है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। तो ये वाला मान तो मिल गया कि आई में से आर को निकाल दें सर, इसको मिल जाएगा। उसी तरह से आई डैश है तो इसके सामने आई डैश होगा, ये आई डैश होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या आई डैश है। और इस आई डैश में से हम निकाल लें किसको, आर डैश को, आर डैश को निकाल दीजिए, आई डैश माइनस क्या, आर डैश। ठीक है, अब यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एम बराबर आई माइनस आर प्लस ये हो जाएगा क्या, आई डैश, और ये हो जाएगा माइनस आर डैश। और आपको पता है, अभी मैंने बताया कि आई डैश के बराबर होता है, आर डैश के बराबर होता है। तो आई डैश के स्थान पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, क्योंकि आई डैश के बराबर होता है, आई डैश के बराबर, जहाँ आई डैश है वहाँ आई लिखिए, जहाँ आर डैश है वहाँ आर लिखेंगे, ये आर के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एम बराबर आई हो जाएगा आपका 2i माइनस आर हो जाएगा आपका 2r। ठीक है, अब यहाँ से समझिए आपका डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 2i माइनस ये हो जाएगा 2r का मान निकाले हैं आप, आर का मान क्या मिला है, कोण a/2, आर का मान क्या मिला है, कोण a/2। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण a/2। अब यहाँ से बताइए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा डेल्टा एम, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ये हो जाएगा आपका कोण a। ठीक है, तो यहाँ से हमें i का मान चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि 2i बराबर, इसको इधर भेजिए तो जाएगा डेल्टा एम प्लस कोण a। तो यहाँ से i का मान जो मिलेगा साथी हो जाएगा डेल्टा एम प्लस कोण a/2, ये हो जाएगा, है ना। अब i और r का मान ले जा करके स्नेल के नियम में रख दीजिए, हमें i का भी मान मिल गया और r का भी मान मिल गया। जब दोनों मान मिल गया तो यही दोनों तो हमें चाहिए था, है ना, अपवर्तनांक के n में यही चाहिए था, तो i और r का मान वहाँ रख दीजिए, डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं i और r का मान जो है स्नेल के नियम में रखने पर i और r का मान, ठीक है, i तथा r का मान स्नेल के नियम में रखने पर, स्नेल के नियम में रखने पर, स्नेल का नियम में अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन i बट्टे क्या, साइन r होता है। तो यहाँ पर रख देंगे तो आपको n का अपवर्तनांक का मान मिल जाएगा, ये हो जाएगा n बराबर साइन
आई का मान कितना मिला है, तो साइन आई डेल्टा एम प्लस कोण ए मिला है बट्टे 2। ठीक है, ये हो जाएगा साइन आई का मान है पूरा, साइन आई के प्लेस पे आई का मान रख दिया गया डेल्टा एम प्लस कोण ए बाई 2 अपान फिर क्या साइन आर, तो ये हो जाएगा साइन आर का मान कितना है, आर का मान है कोण ए बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़ें। आई और आर का मान समीकरण 1 में ले जाके रख दीजिए, मतलब स्नेल के नियम में रख दीजिए। जैसे स्नेल के नियम में आप रख देते हैं तो आपका जो है डेरिवेशन हो जाता है। आई और आर का मान कहाँ रखने पर, समीकरण मतलब स्नेल के नियम में रखने पर, स्नेल के नियम में आप रख देते हैं तो आई और आर का मान रखने के बाद आपको ये डेरिवेशन मिल जाता है। एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन कोण ए बाई 2। आई का मान ये मिला है तो ला करके इसी में आई की जगह रख दीजिए पूरा, साइन आई के स्थान पे पूरा रख देंगे, बटे साइन आर होता है तो आर का मान ये मिला है, आर का मान ला करके यहाँ रख दीजिए, साइन आर का मान हो गया। तो ये हो जाएगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे पतले प्रिज्म के लिए प्रकाश का अपवर्तन, फिर वर्ण विक्षेपण क्षमता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, कोणीय वर्ण विक्षेपण है। 2-3 हेडिंग और बची है, लेसन को हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का जो है सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, आप लोगों का तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।